सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 6 घूर्णी गति, इसमें हम आज बल आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, ठीक है ना। इसके पहले अपन ने बल युग्म का आघूर्ण के बारे में पढ़ा था। आज हम बल आघूर्ण के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। बच्चों, ये चीज क्या है, कहाँ से आई, इसके बारे में जरा एक थोड़ी सी बात सुनना। हम लोगों ने रैखिक गति पढ़ी थी, तो रैखिक गति में हमें आया हुआ है कि यदि हम किसी पिंड में रेखीय त्वरण उत्पन्न करना चाहते हैं, मतलब हम क्या चाहते हैं उसमें रेखीय त्वरण, ध्यान देना, रेखीय त्वरण उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, बल चाहिए। बल चाहिए, जब उस पर बल लगाएंगे तभी उस पर क्या आएगा, रेखीय त्वरण आएगा। तो हम भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब उत्पन्न करते तो बल लगाना मतलब आवश्यक भी होगा, ठीक है ना। इसी तरह जैसे हमारे लिए घूर्णी गति करना है, घूर्णी गति, तो घूर्णी गति में जो त्वरण होता है फिर एक ही त्वरण नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोणीय त्वरण। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, कोणीय त्वरण। यहाँ पर उसका नाम कोणीय त्वरण हो जाएगा। आपको ये हम पढ़ा चुके ना हम, कोणीय त्वरण, कोणीय भी, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण। तो घूर्णी गति में कोणीय त्वरण उत्पन्न करना है हमारे लिए, तो हमारे इस पर बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, ठीक है ना। जैसे रेखीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल आवश्यक होता है, उसी प्रकार घूर्णी गति में कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। दैनिक जीवन में हम जानते हैं जैसे कि, मतलब ऐसे समझ लीजिए इसके महत्व को, बल आघूर्ण के महत्व को ऐसे समझ लीजिए कि जैसे पंखा चल रहा है, मान लो, है ना, पंखा चल रहा है, तो पंखे की जो ब्लेड है वो घूम रही है। तो पंखे की ब्लेड जो घूम रही है वो कहाँ से घूम रही है, अपनी एक रॉड है, एक रॉड है, और रॉड से ये पंखा जो है अपना क्या हो रहा है, घूम रहा है। ये पंखा रॉड के, तो ये जो ब्लेड्स घूम रही हैं, ये जो ब्लेड्स घूम रही हैं, इस ब्लेड्स के लिए ये पंखा जो है ना, ये पंखे की परिता ये अपनी गति कर रही है, तो पंखा इनका घूर्णन हो गया, नहीं हो गया, घूर्णन हो गया। तो इनका जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ पर होगा, पंखे की अक्ष पर होगा। हाँ, पंखे की अक्ष पर होगा। क्लियर है ना ये बात, ठीक है। अब इसमें जो कोणीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है, इसमें जो पंखे में जो कोणीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, इस पर ध्यान देना, तो कोणीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए हमने इस पर भाई बल की बात तो यहाँ पर जो ये घूम रहा है, तो हमने बताया था कि अभी की बल लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, बल लगाएंगे तो रेखीय त्वरण आएगा, लेकिन यहाँ रेखीय त्वरण तो आया ही नहीं, इसमें रेखीय त्वरण तो आया ही नहीं, इसमें तो कोणीय त्वरण आया है। तो यही से कंसेप्ट आया है बल आघूर्ण का, कि अगर, क्योंकि न्यूटन की जो थ्योरी है वो कहती है कि अगर बल लगाएंगे तो त्वरण आएगा, लेकिन इसमें त्वरण नहीं आया, पर इसमें बल लगाया है। तो ये जो बल लगाया है, इस बल को उन्होंने बल आघूर्ण का कंसेप्ट नाम दिया, कि बल आघूर्ण बोलेंगे इसको, ठीक है ना, ताकि दोनों बातें सही रहे। वहां पर भी न्यूटन की जो नियम है वो भी सही रहे अपनी जगह पर, और यहाँ पर भी। तो किसी, जिस प्रकार रैखिक गति में तो रेखीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार घूर्णी गति में कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। अब अपन आते हैं कि बल आघूर्ण कहलाता क्या है, कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान देना। हमने बल युग्म के आघूर्ण में पढ़ा था क्या पढ़ा था उसमें अपन ने, बल युग्म के आघूर्ण में, उसमें अपन ने पढ़ा था कि किसी वस्तु का जब हम बल युग्म का आघूर्ण लगाते हैं तो घूमने लगती है। जैसे एक वस्तु है और इस अक्ष की परिता घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो मैंने इस पर यहाँ से एक बल लगाया, यहाँ से बल लगाया, इन दोनों पॉइंट पर, तो ये क्या होगी, घूमने लगेगी, ऐसे घूमने लगेगी। बात समझ में आ रही, आ रही होगी। तो जैसे इस पर हमें बल युग्म लगाना पड़ा इसको घुमाने के लिए, लेकिन आप अच्छी तरह से याद रखो, अच्छी तरह से याद रखो, आप दरवाजा लगाते हो, दरवाजा, ठीक है ना, दरवाजा आप तो रोज ही बंद करते हो, तो जो दरवाजा होता है उस पर हम क्या लगाते हैं, मुझे एक बात बताओ, बल आघूर्ण लगाते हैं, मतलब इस पर बल लगाते हैं, बल युग्म लगाते हैं दरवाजे पर। जब दरवाजे को मूव करते हैं, घुमाते हैं, बंद करते हैं, चालू करते हैं, इस पर क्या लगाते हैं, हम बल लगाते हैं कि बल युग्म, मतलब दो बराबर विपरीत बलों का प्रयोग करते हैं कि एक बल का प्रयोग करते हैं, सही समझे आप, एक ही बल का प्रयोग करते हैं हमने, एक ही बल हमने इस पर लगाया, खींचा, तो ये दरवाजा घूम गया,
ऐसे होता है ना। तो एक बल के प्रभाव से अगर चीज घूमने लगे तो वहां पर घुमाने के प्रभाव को बलाघूर्ण बोलेंगे, और जब हमें दो बल लगाने पड़े तो बलिंग का आघूर्ण। अब ऐसा कब होगा कि बलाघूर्ण से वस्तु घूम जाए, और ऐसा कब होगा जब बलिंग में लगाना पड़े। तो यदि किसी पिंड की जो घूर्णन अक्ष है वो दो आधारों के बीच में स्थिर है, दृढ़ है, दो आधारों के बीच में कसी हुई है, स्थिर है, जैसे दरवाजे के घूर्णन अक्ष वो कब्जे से गुजरती है और वो कब्जा कसा हुआ है, ठीक है ना सुंदर। तो फिर एक बल के द्वारा वस्तु घूम जाएगी, एक ही बल के द्वारा। लेकिन अगर स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है कि घूर्णन अक्ष जो है दो दृढ़ आधारों के बीच में कसी हुई नहीं है, तब हमें उस पर बलिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहीं हम बलिंग लगाते हैं, कहीं पर हम बलाघूर्ण लगाते हैं, ठीक। तो बलाघूर्ण क्या होता है, अपन को इसके बारे में यहाँ पर जानना है कि बलाघूर्ण क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक पिंड है, किसी भी आकृति का कोई पिंड है, और ये शख्स की परिता ये घूर्णन गति कर रहा है या घूर्णन गति करने के लिए स्वतंत्र है। एक्स वाई इसके हम मान लेते हैं कि ये घूर्णन अक्ष है, ठीक है ना। अब मैंने इसके इस किसी पॉइंट पर मैंने इस पॉइंट पर मैंने एक बल लगाया है, ठीक है ना। इस पॉइंट पर बल लगाया तो ये क्या हो गया, घूमने लगा। ये क्या हो गया, घूमने लगा। बात समझ में आ रही, हाँ आ रही होगी। तो ये बल मैंने जहां लगाया है उसकी इस अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है। एक जो एक घूर्णन अक्ष है तो ये इसके साथ इसका ये कहलाएगा, इसको बोलेंगे इसका स्थिति सदिश आर, स्थिति। तो हमें स्थिति सदिश चाहिए, हमें चाहिए बल की क्रिया रेखा के इससे लंबवत दूरी, ठीक है ना। तो पहले बलाघूर्ण मैं बता दूं, बल के द्वारा यानी कि बल के प्रभाव से, बल के प्रभाव से या बल के द्वारा पिंड को घुमाए जाने की प्रवृत्ति की माप, पिंड को घुमाए जाने की प्रवृत्ति की माप, ये इसकी परिभाषा है। जैसे वहां पर क्या पढ़ा था, किसी बलिंग द्वारा पिंड को घुमाए जाने की प्रवृत्ति की माप को बलिंग का आघूर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन बनेगी, किसी बल द्वारा पिंड को घुमाए जाने की प्रवृत्ति की माप को बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक। इसको निम्न सूत्र से याद करते हैं। तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है बच्चों, बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणित बल की क्रिया रेखा की, बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से, बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, इसका हमारे पास सूत्र है। और इसको भी हम टाउ या टो से प्रदर्शित करते हैं। तो बल हो जाएगा एफ गुण अक्ष से दूरी। चलो मैं यहाँ से इस पर लंब डाल देता हूँ कि मैंने इस पर लंब डाल दिया है 90 का। तो ये वाली दूरी जो होगी, ये वाली दूरी, इसको मैंने ओ नाम दे दिया। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये मान लीजिए पॉइंट क्या है, बी है। तो ओ बी जो है, ओ बी क्या हो जाएगी, घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी हो जाएगी। बल इस पॉइंट पर लगाया है, इस पॉइंट पर बल लगाया है, लेकिन ये क्या है, उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है क्रिया रेखा की, ठीक। तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणित बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो इस केस में एफ और लंबवत दूरी है ओ बी, तो एफ गुणित ओ बी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब इसका मात्रक होता है न्यूटन, इसका होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका ऐसा ही मात्रक हो गया। बीमी सूत्र बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एम एल टी टू द माइनस टू इंटू एल, इसका एल, इसका एम एल टी टू द पावर माइनस टू मिलाकर हो गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, इसका बीमी सूत्र हो गया। तो इसका बीमी सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, जो बल के आघूर्ण का होता है वही। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, यही तो बल के आघूर्ण का था, ठीक है ना। इसका ही सूत्र होता है। अब हमें इसका सदिश रूप में, अच्छा प्रकार दो प्रकार का होता है, एक कहलाता है धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। तो धनात्मक बल आघूर्ण कब कहेंगे, यदि बल आघूर्ण पिंड को वामावर्त दिशा में घुमाए तो उसके आघूर्ण को धनात्मक बल आघूर्ण कहेंगे। यदि उसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसके बल आघूर्ण को ऋणात्मक बल आघूर्ण कहेंगे, ठीक है ना। तो ये अपन सब जानते हैं। अब हम इसका सूत्र स्थापित कर रहे हैं सदिश रूप में, ठीक है।
तो इसका हम सदिश रूप में सूत्र स्थापना पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बल आघूर्ण का सदिश रूप, जैसे बल का आघूर्ण का पढ़ा था ना, वैसे इसका सदिश रूप पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान दें। तो इसमें आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना चित्र में एक पिंड प्रदर्शित है जो एक्स वाई अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है या घूर्णन गति करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। हम इसके बिंदु ए पर बाह्य बल F लगाते हैं। किस पर, बिंदु ए पर बाह्य बल F लगाते हैं, ठीक है ना। और बिंदु ए का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष तो स्थिति सदिश है, वो मान लीजिए कितना है, आर वेक्टर, अर्थात ओ ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, अर्थात ओ ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। तो जिस पॉइंट पर हमने बल लगाया उस पॉइंट का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश है वो क्या है, आर है। क्लियर हुई ना बात। अब बल की क्रिया रेखा की, बल की जो क्रिया रेखा है उसके घूर्णन अक्ष से दूरी ओ भी है। बल की क्रिया रेखा की, क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी ओ भी है, क्या है, ओ भी है। इसलिए बल का बल, इसलिए बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, इसलिए बल का आघूर्ण, बल का आघूर्ण यानी कि बल आघूर्ण, इसलिए बल का आघूर्ण हो जाएगा टाउ बराबर बल गुणित घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी यानी कि ओ भी, इसको समीकरण ही दे दो, एफ गुणित ओ भी हो जाएगा। अब हमें ओ बी का मान निकालना है। तो ए वाला कोण मान लीजिए थीटा है, ये मान लीजिए कितना है, थीटा, बल्कि क्रिया रेखा और इसके बीच का कोण कितना है, थीटा, ठीक है ना। तो चित्र से त्रिभुज ओ बी ए में, ओ बी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ओ बी क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। हाँ, तो ओ बी ए में जरा आप साइन थीटा निकालिए, साइन थीटा, क्योंकि हमें लंबा दूरी पता करनी है, तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो जो कोण हम लेते उसके सामने लंबी तो बनती है, तो हो जाएगा ओ बी बटे कर्ण, 90 के सामने को कर्ण मतलब ओ ए आ जाएगा। इसके यहाँ गुणा कर दो तो ओ ए इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ लिख दो, तो समीकरण एक से हमें क्या मिलेगा, टाउ बराबर आएगा एफ गुणित ओ ए साइन थीटा, एफ गुणित ओ ए साइन थीटा। समझ में आ गया, हाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ से टाउ बराबर आ जाएगा एफ गुणित ओ ए को हम आर, परिमाण आर है ना, तो आर इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब एफ आर साइन थीटा, इसको हम आर एफ गुणा कर देते हैं, गुणा आ गया हमारे पास, हमारे टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा या एफ आर साइन थीटा, जो भी आपको लिस्ट में लिखना हो, ठीक है, आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब आप याद करो, इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, याद करिए सदिश रूप, इसका सदिश रूप आएगा टाउ वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये आएगा। क्यों, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है, हाँ ये होता है ना। तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, तो आर क्रॉस एफ बराबर आर एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं इसको आर क्रॉस एफ लिखता हूँ, तो ये कहलाता है सदिश रूप, ठीक है, सदिश रूप है। अब टाउ वेक्टर सदिश रूप है तो दिशा होगी, तो टाउ वेक्टर की दिशा आर वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों के तल के लंबवत होती है, दोनों के तल के लंबवत है। अगर ये मान लीजिए आर है, ये मान लीजिए एफ है, तो ये टाउ हो जाएगा, ठीक है ना। तो टाउ की दिशा हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से सदिश मिलता है, उसकी दिशा दोनों सदिशों के लंबवत होती है, दोनों की लंबवत होती है। तो टाउ यहाँ पर दोनों के क्रॉस से आया है, तो टाउ वेक्टर का डायरेक्शन ये अगर आर है तो आर और एफ दोनों के लंबवत होगा, तो ऊपर या नीचे, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली कंडीशन पर आपका डिपेंड करेगा। तो ये हमारे लिए हो गया बलागुण का सदिश रूप। तो कितना सरल है, नहीं है, बहुत ही सरल है। तो यहाँ पर आपने क्या क्या पढ़ लिया, बलागुण क्या है, उसकी परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र और साथ में उसका सदिश रूप में डेरिवेशन, ठीक है ना। सदिश रूप में उसका क्या पढ़ लिया अपन ने, डेरिवेशन पढ़ लिया।
अब आप ये बताइए, हम बलाघूर्ण लगाते कहाँ कहाँ हैं? बलाघूर्ण हम लोग कहाँ कहाँ लगाते हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर हम बलाघूर्ण का प्रयोग करते हैं? ठीक है ना, बलाघूर्ण। तो आप बता सकते हो कि बलाघूर्ण के कुछ उदाहरण है ना, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में बलाघूर्ण के उदाहरण, उदाहरण बताओ, आप कहाँ कहाँ लगाते हो बलाघूर्ण? बलाघूर्ण नहीं, बलाघूर्ण की बात कर रहे हैं, बलाघूर्ण। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपने देखा होगा हैंड पंप होता है ना, जो हैंड पंप अपन रोज आप लोग चलाते होंगे, ठीक है ना। तो जो हैंड पंप होता है, हैंड पंप का जो हत्ता होता है, हत्ता लंबा बनाते हैं, लंबा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भाई इसको लंबा? क्यों बनाते हैं उसको लंबा, हैंड पंप के हत्ते को? तो आप जरा ध्यान करो, जो हैंड पंप हमारा होता है इस टाइप से, उसकी अगर हम स्ट्रक्चर को माने, स्ट्रक्चर को माने कि, ठीक है ना, और यहाँ पर ये जो इसका हत्ता होता है, ठीक है ना, तो इसको लंबा क्यों बनाते हैं? यहाँ पर उसमें पेंच कसा होता है, इस टाइप से पेंच। तो जब हम इसको चलाते हैं, इसको जब ऊपर नीचे ले जाते हैं, चलाते हैं, तो वास्तव में ये घूर्णी गति कर रहा है, याद करो, घूर्णी गति कर रहा है। तो ये हो गया इसका घूर्णन अक्ष, ये जो बेल्ट ऐसा पेंच डला होता है, बोल जाएगा घूर्णन अक्ष। तो ये क्या हो जाएगी, घूर्णन अक्ष से दूरी आर, आर हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि आर जितना ज्यादा होगा, हम जानते हैं टाउ बराबर क्या होता है, एफ आर साइन थीटा या आर एफ साइन थीटा होगा। तो आर ज्यादा होगा तो टाउ ज्यादा होगा, टाउ ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि घूर्णन अक्ष से दूरी बढ़ा लेते हैं। तो घूर्णन अक्ष से दूरी बढ़ने के कारण टाउ बढ़ जाता है, घूर्णन अक्ष से दूरी बढ़ने से क्या बढ़ जाता है, टाउ बढ़ जाता है। तो या आप इसको बहुत शॉर्टकट में ऐसे समझ लीजिए, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि चलो टाउ बराबर होता है एफ गुणित डी, मान लो तो वाली दूरी को मैं डी मान देता हूँ। तो डी जितना ज्यादा होगा टाउ उतना ज्यादा होगा ना। तो आप इसको जितना दूर पकड़ करके चलाओगे उतना हल्का चलेगा ये, क्यों? क्योंकि इसको घुमाना है, घूर्णन गति करेगा, तो उसके लिए बलाघूर्ण की आवश्यकता है। तो बलाघूर्ण एफ और डी दो से मिलेगा। तो एफ ना बढ़ाकर हम क्या बढ़ा देते हैं, डी बढ़ा देते हैं, दूरी बढ़ा देते हैं। दूरी बढ़ाने से टाउ आ जाता है, ठीक है ना। इसलिए हेड पंप का हत्था लंबा बनाते हैं, इससे क्या होता है, हल्का चलता है। जब भी आप चलाओ हेड पंप, तो यहाँ किनारे पे पकड़ के चलाया करो। आप जितना अंदर की ओर पकड़ोगे उतना ही भारी चलेगा, क्यों? क्योंकि फिर एफ बढ़ाना पड़ेगा, डी कम करोगे तो एफ बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए इसके पास नहीं, इससे दूर ही आपको इसको चलाना चाहिए, ठीक है ना। चलो, इसी प्रकार दरवाजे का जो हैंडल होता है, दरवाजे को खोलने वाला होता है, ठीक है ना, दरवाजे को खोलने वाला जो उसको अपन हैंडल कहते हैं, तो वो कहाँ होता है, कब्जे से दूर होता है। दरवाजे का, दरवाजे का हैंडल, हैंडल कब्जे से दूर होता है, कब्जे से दूर होता है, दूर होता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों उसको हैंडल को दरवाजे से कब्जे से दूर बनाते हैं, आप बनाते हैं? जैसे हमारे पास एक दरवाजा है, तो हैंडल आप देखा होगा यहाँ लगाते हैं। क्यों ऐसा करने से, एक ये क्योंकि ये ऐसे घूमता है, तो ये इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी है। अब ये दूरी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी डी, तो टाउ उतना ज्यादा होगा, फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो अगर आपने ये कब्जा, ये जो हैंडल है, अगर ये कब्जे की पास लगाया तो फिर आपकी डी कमेगा, डी घटेगा तो एफ बढ़ाना पड़ेगा, तो ज्यादा ताकत लगेगी। तो हम क्या है, दरवाजा हल्का खुले इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये हैंडल होता है इसको कब्जे से दूर या बाहर किनारे की ओर लगाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, बलाघूर्ण का मान बढ़ जाता है, और बलाघूर्ण बढ़ने से दरवाजा आसानी से हम खोल या लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लगाते हैं। तीसरा आता है हमारे पास पेंचकस जो होता है, या वो होता है क्या कहते हैं, पाना, पाना होता है ना, पाना जिससे हम स्क्रू को खोलते हैं, पाना ये इस टाइप से देखा होगा आपने, ये आपको याद आ जाएगा, ये पाना देखा है आपने, ये देखा आपने, ये पाना कहलाता है, पाना, ठीक है। तो ये पाने को लंबा क्यों बनाते हैं, लंबा क्यों बनाते हैं? क्योंकि पाने में यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आप याद करो, यहाँ पर अपन पेंच फंसाते हैं। आपने यहाँ पर किसमें फंसाया, इसको पेंचकस में फंसाया, इसको सॉरी
बोल्ट को फंसाया फिर खोला, तो क्या होता है, बोल्ट करेगा घूर्णी गति, ये भी घूर्णी गति करेगा। तो आप इसको लंबा बनाओगे तो डी बढ़ जाएगा, डी बढ़ने से टाउ बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तो टाउ बढ़ने से क्या होगा, आपका बल कम लगेगा, तो कम ताकत रखती है और ये खुल जाता है, ठीक है ना। तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास आ गया कि जो पाना या जो खोलने वाला होता है उसको, इस बोल्ट को, तो इसको लंबा बनाते हैं, तो पाना ही बोलते हैं इसको, पाना जो है बोल्ट खोलने वाला पाना लंबा बनाया जाता है, तो लंबा बनाने से डी बढ़ जाता है, डी बढ़ने से टाउ बढ़ जाता है, तो हमारी ताकत कम लगती है, आसानी से खुल जाता है। आपने देखा होगा जो बस वाले टायर खुलते हैं ना, टायर पंचर होगा कभी आपने देखा हो, तो ये नेट लगे होते हैं, इनको खोलने के वो क्या करते हैं, इसको खोलने के लिए ध्यान करो, ऐसी एक रॉड फंसाते हैं बड़ी, उस रॉड पर पहले एक यहाँ पर ऐसी रॉड फंसाएंगे, फिर एक ऐसी, और फिर इस पर वो इसको दबाते हैं जोर, तो ऐसा करने से क्या होगा, उन्होंने ये डी बढ़ गया, डी बढ़ने से टाउ बढ़ गया, तो ये पेंच खुल जाता है आसानी से, नहीं तो ये पेंच इतना टाइट कसा रहता है टायरों में, बसों के टायरों में, कि खुलेगा ही नहीं। तो इसको खोलने के लिए वो क्या करते हैं, एक पहले लीवर ऐसा फंसाते हैं, फिर उसमें एक ऐसी लीवर एक और फंसा देते हैं, इस पर वो उछलते हैं और इसको खोल देते हैं, ठीक है ना, अच्छा टाइट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अगला हमारे पास आ गया पेंच कस का। पेंच कस तो सब क्या होगा, इसको बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर, पेंच कस या स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर का हत्था जो होता है, का हत्था चौड़ा बनाते हैं, हत्था चौड़ा बनाते हैं, क्यों बनाते हैं चौड़ा, क्यों बनाते हैं इसको चौड़ा, बताओ मुझे। क्या होगा, जैसे ये हमारा स्क्रू ड्राइवर को, ये ना, जैसे मान लीजिए मैंने एक स्क्रू ड्राइवर बनाया, स्क्रू ड्राइवर बना रहे हैं, ठीक है ना, स्क्रू ड्राइवर, तो यहाँ पर आपने इसको कैसा बना दिया, चौड़ा बना दिया, ठीक है, और ये यहाँ पर आपको स्क्रू है, इसको आपको खोलना है स्क्रू को, तो आप इस पर बल लगाओगे ना, ऐसे पकड़ोगे, तो जैसे ही आप बल लगाओगे तो देखो ये घूर्णन अक्ष से दूरी बढ़ गई, क्योंकि आपने बल यहाँ लगाया ना, इतने दूर लगाया, तो घूर्णन अक्ष से दूरी बढ़ गई, डी बढ़ गई, डी बढ़ने से टाउ बढ़ गया, टाउ बढ़ने से आसानी से घूमेगा, तो कम ताकत से घूमेगा। तो पेच कस का हत्था या स्क्रू ड्राइवर का हत्था चौड़ा बनाते हैं, इसको चौड़ा बनाने से बलाघूर्ण बढ़ जाता है ना, बल कम लगता है और बलाघूर्ण बढ़ जाता है, इस कारण से स्क्रू को खोलने में आसानी होती है। तो पैच कस के हत्थे को चौड़ा बनाना, पाना लंबा बनाना, ठीक है ना, दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाना, हैंड पंप का हत्था लंबा बनाना, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं वो जो हमारे लिए दैनिक जीवन में मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये हैं वो हमारे पास दैनिक जीवन में बलाघूर्ण के अनुप्रयोग। आशा है आप सबको ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आज हम इतनी रखते हैं, आज हमने बलाघूर्ण की परिभाषा, उसका सदस्य नियम और मात्रक विमी सूत्र और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग पर चर्चा की। अगले वाले चीज है, अगले लेक्चर पढ़ेंगे। सभी को नमस्कार।